निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले।
भूले, हम चरित्र निर्माण न भूले, हम चरित्र निर्माण न भूले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोंकण प्रांत के सभी ज्येष्ठ वरिष्ठ अधिकारी वृंद और प्रिय स्वयंसेवक बंधु, और सबसे अधिक आनंद की बात तो ये है, इस कार्यक्रम में स्वयंसेवकों के परिवार जुड़ रहे हैं। तो परिवार में सभी आदरणीय माताएं, बहनें और नौजवान सदस्यगण, ये समय परीक्षा होने और परीक्षा न होने ऐसे विवाद से ग्रस्त ये समय है, पर कुछ परीक्षाएं हुई है और कुछ परीक्षा हो चुकी। तो मान लीजिए कोई एक सरल सवाल करे, 15 अगस्त 1947 से पहले का हिंदुस्तान और 15 अगस्त 1947 के बाद के हिंदुस्तान में क्या अंतर है? आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का जमाना है ना, तो कोई भी उत्तर दे देगा इसके लिए। 15 अगस्त 1947 से पहले का हिंदुस्तान परतंत्र था और बाद का हिंदुस्तान स्वतंत्र है। ये उत्तर सुनने के बाद में अगला प्रश्न किया कि परतंत्र और स्वतंत्र इन दो शब्दों में क्या अंतर है। अब थोड़ा प्रश्न टेढ़ा हो गया, एक दो शब्दों में उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो इन अंतर को समझने और समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स के सवाल किए होंगे, उसमें कॉमन फैक्टर निकालते हैं किसी की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ परतंत्र और स्वतंत्र में भी तंत्र ये कॉमन फैक्टर है। तंत्र किसको कहते हैं? किसी भी देश समाज को चलाने के लिए एक व्यवस्था, एक प्रणाली, एक मैकेनिज्म लगता है। जैसे शिक्षा को चलाने के लिए शिक्षा की प्रणाली लगती है, राजनीति चलाने के लिए राजनीतिक प्रणाली लगती है, चुनाव चलाने के लिए चुनाव की प्रणाली लगती है। ऐसे ही देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए आर्थिक प्रणाली लगती है। अंतर क्या आ गया? स्वतंत्रता से पहले हमारी जो सब प्रकार की व्यवस्थाएं थी, प्रणाली थी, मैकेनिज्म था, वो पराये लोग चलाते थे, विदेशी लोग चलाते थे, अंग्रेज चलाते थे। तो जब हमारी संपूर्ण व्यवस्था को अंग्रेज चलाते थे, पराये लोग चलाते थे, इसलिए परतंत्र था। तंत्र पर पराये हाथ का कब्जा था। वो अपने हित में चलाते थे, हिंदुस्तान के हित में तो चलाते नहीं थे। स्वतंत्र जब हो गए तो ये तंत्र चलाने की जिम्मेवारी किसकी आ गई? देश के लोगों की आ गई। अब हमारे देश का व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, हमारे आईएएस ऑफिसर्स होंगे, मिलिट्री का प्रमुख हमारे देश का व्यक्ति बनेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हमारे देश के लोग बनेंगे। तो तंत्र पराये लोग ने चला करके स्वदेश के लोग चला रहे हैं, ये स्वतंत्र है। परंतु हाथ में तो आ गया, अभी भी इस तंत्र के जैसा तंत्र हम ढो रहे हैं, वो तो नकल किया हुआ तंत्र ढो रहे हैं। शिक्षा तंत्र भी अभी उसमें पश्चिम की छाप है, राजनीतिक और चुनाव प्रणाली में भी पश्चिम की छाप है, और देश के विकास के लिए जो हमने आर्थिक व्यवस्था स्वीकार की, वो भी अपने देश के अनुसार न हो करके हमने पश्चिमी मॉडल को नकल कर लिया। इसलिए अपने देश में ये अनुभव आ रहा है कि समस्याएं सुलझने की बजाय समस्या उलझ रही है। इतने हमारे पूजनीय श्री गुरु जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, दत्तोपंत ठेंगड़ी ने हमारे सामने ये विषय रखा, और श्रद्धेय सुदर्शन जी तो बहुत विस्तार के साथ ये विषय रखते थे। देश के विकास का स्वदेशी रास्ता अपने को तलाशा है।
भारतीय रास्ता अपने को तलाशना है। सवाल हमारे, समस्याएं हमारे, उसके उत्तर बाहर कैसे ढूंढेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर ये कहा करते थे, जिनके सवाल उन्हीं ने उसका जवाब देना है। तो भारत की समस्याओं का समाधान भारतीय लोगों ने भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर देना है। पर अपने देश का दुर्भाग्य रहा कि हम लोगों ने 1950-51 से विकास का जो रास्ता तय किया, वो तो पश्चिम वाला रास्ता तय किया है। कैसे? सरल भाषा में समझाता हूँ। विकास किसको कहते हैं? प्रगति किसको कहते हैं? उन्नति किसको कहते हैं? तो आजकल एक शब्द खूब चल रहा है, हम सब लोग सुन भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। किसी देश का विकास उस देश की जीडीपी पर निर्भर है। और देश प्रगति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देश की जीडीपी बढ़ रही है तो प्रगति कर रहा है, जीडीपी नहीं बढ़ रही है तो प्रगति नहीं कर रहा। और जीडीपी भी प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़नी चाहिए। अब मैं थोड़ा सरल भाषा में आपको समझाता हूं। ये जीडीपी के आधार पर विकास का रास्ता और ये गणना करना ही गलत है। जीडीपी किसको कहते हैं? एक देश में एक वर्ष में उत्पन्न वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्यों को जोड़ देते हैं। इतनी साइकिल बनी, इतनी मोटर बनी, इतने टीवी बने, इतनी घड़ियां बनी, इतने मोबाइल फोन बने, इतने मीटर कपड़ा बना, इतना गेहूं पैदा हुआ, इतना चावल पैदा हुआ, इतनी खंडसाली, जो कुछ भी वस्तुएं देश में पैदा होती है, उनके बाजार मूल्यों को जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं जीडीपी। उसमें जनसंख्या का भाग दे देंगे तो आ जाएगा प्रति व्यक्ति जीडीपी। अब मैं ये समझाता हूं कि पश्चिम के लोगों ने हमको भरवा करके ये जीडीपी की गणना ही दोषपूर्ण पकड़ा दी और हमने मान लिया। कैसे? दो सरल उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए किसी एक परिवार में कोई एक महिला नौकरानी काम करती है। वो सफाई का, बर्तन साफ करने का, कपड़े धोने का, घर वालों को खाना दिला करके खिलाने का काम करती है। तो वो सेवा का उत्पादन कर रही है। घर वाला उसके बदले में उसको 10,000 रुपए तनख्वाह देता है, तो उसकी सेवा का बाजार मूल्य हो गया 10,000 रुपए। तो ये जीडीपी में शामिल होगा। मान लीजिए वो महिला नौकरानी नौजवान है, उस घर में कोई नौजवान लड़का भी रहता है, रहते रहते दोनों के बीच प्यार हो गया और दोनों का विवाह हो गया। तो नौकरानी से वो बन गई अब मालकिन, काम वही कर रही है। पर कोई मालिक अपनी घरवाली को उसकी सेवा के बदले तनख्वाह नहीं देता है, तो वर्तमान परिभाषा ये कहती है जीडीपी हो गई। ये तो परिवार के लोगों का कार्यक्रम है ना। हमारे परिवार में तो माताएं बहनें बहुत काम करती है, खाना बनाती है, 4 तरह की सब्जियां बनाती है, 4 तरह के अचार बनाती है, मुरब्बे बनाती है, पापड़ और बड़िया बनाती है। और महाराष्ट्र के परिवारों में श्रीखंड बनता है, अनेक ही श्राद्ध के अवसर है, इसमें खीर बनती है, पूड़ी बनती है। तो ये सब सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। और उत्पादन कौन कर रहा है? उत्पादन कर रहे हैं अपने परिवार की माताएं बहनें। पर ये परिभाषा ये कहती है इनकी सेवाओं को जीडीपी में शामिल नहीं करते। पश्चिम के देशों में सब काम बाजार में ही होता है। बच्चे का जन्म होगा तो हॉस्पिटल में होगा, थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया तो उसका लालन पालन के लिए क्रेच में डाल देंगे, शिक्षा के लिए विद्यालय के हॉस्टल में डाल देंगे। घर में कोई माँ बाप बूढ़े हैं तो ओल्ड एज हाउसेज में डाल देंगे। इस सब के लिए खर्चा करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि हमारी जीडीपी ज्यादा है क्योंकि बाजार मूल्य है। हमारे देश में ये सब काम परिवार में, घरों में होते हैं। बच्चों का लालन पालन घर में होता है, शिक्षा दीक्षा के लिए घर वाले चिंता करते हैं, और परिवार में जो बूढ़े होते हैं उनकी सेवा शुश्रूषा घर वाले करते हैं। इसको आज की भाषा में बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी मेजर। पश्चिम के देशों में ये सब काम बाजार में होता है,
इससे उनकी मार्केट वैल्यू, बाजार का मूल्य ज्यादा हो गया। इसलिए उन्होंने कहा हमारी जीडीपी ज्यादा है, हम तुम्हारी तुलना में विकसित है। इसलिए आज के समय में अपने को विचार करना है, इस परिभाषा को स्वीकार करके इस विकास के रास्ते पर चलना या नहीं चलना। और ये विकास दे क्या रहा है? अब तो पश्चिम के भी विद्वान और संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जो हर वर्ष एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। 1996 की रिपोर्ट में उन्होंने स्वीकार किया, जिस विकास के मॉडल पर, विकास के रास्ते पर दुनिया चल रही है, वो दे क्या रहा है? तो वो कह रहा है रोजगार विहीन विकास। विकास तो हो रहा है, आजकल अखबारों में, टीवी पर ग्रोथ रेट की खूब चर्चा हो रही है ना। हमारे ग्रोथ रेट के बारे में कह रहे हैं वो 24% डाउन चलेगी, ग्रोथ रेट बढ़ना चाहिए। तो पर वो क्या कहता है, ग्रोथ तो हो रही है, विकास तो रोजगार विहीन, यानी लोग बेरोजगार ज्यादा हो रहे हैं, और ऐसे विकास को क्या करेंगे? फिर वो कहती है रिपोर्ट, ये कैसा विकास है? ये निष्ठुर विकास है, ये मूक विकास है, ये जड़हीन विकास है। अर्थात विकास के नाम पर देश के लोगों को, समाज के लोगों को उनकी जड़ों से, उनके जीवन मूल्यों से, उनकी संस्कृति से, उनकी परंपराओं से काट देते। ऐसे विकास का क्या फायदा है? और अंत में उसने कह दिया ये विकास भविष्यहीन विकास, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। आगे आने वाली पीढ़ियों के सामने बड़ा संकट खड़ा होने वाला है इस विकास के रास्ते पर चलेंगे। इसलिए अपने अधिकारियों ने हमको समझाया, बताया। भारत के और भी अनेक विद्वानों ने कहा, भारत को भारतीय दृष्टि से विकास का रास्ता खोजना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हम हर दिन प्रार्थना बोलते हैं, और प्रार्थना में हमने विकास को क्या कहा? तो विकास को कहा परम वैभवम नेतुमेत स्वराष्ट्रम। हम क्या काम कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? हम अपने राष्ट्र को, अपने देश को परम वैभव पर पहुंचाना चाहते हैं। उसी को आज की भाषा में डेवलपमेंट कहते हैं, विकास कहते हैं। हमारे यहाँ परम वैभव की कल्पना की गई। हमारी परम वैभव की कल्पना में क्या बातें हैं? कुछ बातों का मैं संक्षेप में उल्लेख करूंगा। हमारे परम वैभव में हमको बताया गया, केवल भौतिक उन्नति से काम नहीं चलेगा। आपने बहुत सारी सड़कें बना ली, बिजली घर बना लिए, मोटरें बना ली, मोबाइल ज्यादा हो गया, भौतिक संपन्नता खूब हो गई, पर भौतिक संपन्नता के कारण से अनेक प्रकार के दोष समाज जीवन में आ जाते हैं। तो केवल भौतिक संपन्नता को आवश्यक तो माना हमने, पर पर्याप्त नहीं माना। इसलिए संघ की प्रार्थना में हमने कहा कि हमने अपने देश का समुत्कर्ष भी करना है और निश्रेयस भी करना है। जिसको सरल भाषा में हम कह सकते हैं, हमारे देश की भौतिक उन्नति भी होनी चाहिए, अर्थात धन धान्य भी पैदा होना चाहिए, खूब तरह का उत्पादन भी होना चाहिए, लोगों की आय भी बढ़नी चाहिए, पर साथ ही साथ निश्रेयस का अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति भी होना चाहिए। जिन देशों ने आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान नहीं दिया, केवल भौतिक उन्नति के पीछे पड़े रहे, उनका क्या हाल है? वहां परिवारों का विघटन हो रहा है, तनावग्रस्त है, अवसाद में, डिप्रेशन में चले गए, रात को नींद नहीं आती, सामाजिक सरोकार नहीं रहा, आपस का स्नेह, आत्मीयता, प्रेम ये समाप्त हो गया। इसलिए हमने कहा हम एक ऐसा रास्ता चुनेंगे जिसमें भौतिक उन्नति भी होगी और जिसमें आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। इसको मुझे समझाना हो, दो तरह के मॉडल है, एक लंका का मॉडल है और एक अयोध्या का मॉडल है। अपने को तय करना कौन सा चुनना। अब लंका के बारे में वर्णन हम सब लोग पढ़ते हैं, आजकल सीरियल भी देखा होगा, सब लोगों ने लॉकडाउन के दौरान में फिर से देखा होगा। लंका के भौतिक उन्नति की तो कोई कमी नहीं थी, वो तो सोने की लंका थी ना। आज की भाषा में कहे तो वहां का ग्रोथ रेट मैक्सिमम था ना, अधिकतम था ना। वहां के लोगों के आय का कोई सीमा ही नहीं थी ना। रावण ने तो कुबेर को ला करके लंका में बंदी कर लिया था, कुबेर का खजाना आ गया था,
परंतु चैन मिला क्या, सुख मिला क्या, नैतिकता आई क्या? नैतिकता का क्रमशः पतन होता चला गया। इसीलिए तो भगवान राम ने लंका विजय करने के बाद में भी लंका में बसने का मन नहीं बनाया, लंका को अपने राज्य में शामिल करने का नहीं मन बनाया। और वो कहा ना, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, ये लंका स्वर्णमयी है, अर्थात धन्य धान्य से परिपूर्ण है, ग्रोथ रेट के हिसाब से सबसे ज्यादा है इसमें। इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी ये मुझे पसंद नहीं है। तो पसंद क्या? अयोध्या। अयोध्या क्यों पसंद है? अयोध्या के बारे में, राम राज्य के बारे में वर्णन आता है, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, तीनों प्रकार के ताप अयोध्या की प्रजा को नहीं था। तो न शारीरिक कष्ट था, न दैवीय कष्ट था, न भौतिक संपत्ति की कमी थी। क्यों? क्योंकि वहां एक आध्यात्मिक विषय बनाया गया था, आध्यात्मिक वातावरण बनाया गया था, सबको प्रेम से, स्नेह से मिलकर के चलना। इसलिए हमको लंका मॉडल पर न जाकर के अयोध्या मॉडल पर जाना है, अर्थात भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति दोनों को मिला है। अब ये इस प्रकार का जो विकास का रास्ता अपनाएंगे, उसकी कुछ और मुख्य बातें हैं जिसको समझना हमारे लिए आवश्यक है। कुल मिलाकर के हमारे परम वैभव का मुख्य लक्ष्य क्या होगा और कुल मिलाकर उद्देश्य क्या होगा? तो हमारे यहाँ तो वर्षों से हमारे शास्त्रों में हमारे मनीषियों ने कहा कि मनुष्य को और समाज को 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष को अपन अभी छोड़ देते हैं, तो त्रिवर्ग का बड़ा महत्व है ना, धर्म, अर्थ और काम। कमाने और खाने को मना नहीं किया हमारे शास्त्रों ने, हमारे मनुष्यों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे चिंतकों ने। खूब कमाना है और उपभोग भी करना है, परंतु कमाने और उपभोग करने दोनों किस मार्ग से होना चाहिए, इसका महत्व है। का धर्म के मार्ग से होना चाहिए। धर्म को भी हमारे यहाँ गलत अर्थ में प्रस्तुत कर दिया। धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं है, धर्म का अर्थ है वो नियम, वे कानून कायदे, वो मर्यादाएं, वो नैतिक आचरण के तौर तरीके जिसके कारण से परिवार का, समाज का, देश का, संपूर्ण विश्व का और संपूर्ण सृष्टि का धारण, रक्षण, पोषण होता हो। 3 शब्द है, धारण, रक्षण, पोषण। धारण कर सकते। आजकल प्रदूषण की समस्या बढ़ गई ना, क्यों? धरती माता इस पर्यावरण संकट के कारण से प्रदूषित चीजों को धारण करने की क्षमता नहीं रह गई। उसको पर्यावरण की भाषा में सिंकिंग कैपेसिटी कहती है। कूड़ों का ढेर लग रहा है, कचरों का ढेर लग रहा है। तो कुल मिलाकर अपने सब प्रकार की चीजें प्रदूषित हो गई है। धरती, मिट्टी प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है, ध्वनि भी प्रदूषित हो रही है, मन भी प्रदूषित हो रहा है, मनों में भी गलत भाव आ रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा कमाना और खाने का काम करना, कमाने का और उपभोग का, परंतु ये कैसा होना चाहिए? धर्म के नैतिक मार्ग से होना चाहिए। और इसलिए हमारी प्रार्थना में हमने कहा परम वैभव हम प्राप्त करेंगे। कैसे? विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम। परम वैभव गलत रास्ते से प्राप्त नहीं करेंगे, घोटाला करके, कालाबाजारी करके, चोरी डकैती करके, दूसरे को लूट करके, सता करके, ऐसा धन कमाना नहीं है। तो उसके लिए धर्म का मार्ग अपनाना, ये पहली बात हमारे मनुष्यों ने हमको बताई उद्देश्य के लिए। बहुत विस्तार के साथ अपने यहाँ पर इसका वर्णन मिलता है। फिर दूसरी बात बताई, आखिर कुल मिलाकर हम ये विकास करना क्यों चाहते हैं? तो सुख प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं ना। इसलिए हमारे यहाँ तो कहा ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावयेत्। तो सुख के बारे में हमारे यहाँ क्या कहा गया? केवल अपना नहीं सुख,
स्वार्थ का सुख नहीं, केवल अपने परिवार का सुख नहीं, केवल अपने इलाके का, अपने प्रांत का सुख नहीं, केवल अपने देश का भी सुख नहीं, सर्वे भवन्तु सुख। हम ऐसा विकास का मॉडल प्रस्तुत करेंगे दुनिया के सामने, जिसके कारण से समूचे विश्व में रहने वाले लोग वो सुखी हो सके। अब सुख किसको कहते हैं? सुख भी एक तो तात्कालिक सुख होता है, क्षणिक सुख होता है, परंतु पूजनीय गुरु जी ने शब्द प्रयोग किया, जिस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं और देश के लोगों को देना चाहते हैं, वो अखंड सुख होगा, चिरंतन सुख होगा, टिकाऊ सुख होगा, लंबे समय तक टिकने वाला सुख होगा। थोड़ी देर तक आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होने के कारण से आप खुश हो गए, पर बाद में निराश हो गए, हताश हो गए, परेशान हो गए। तो ऐसा सुख नहीं चाहिए। हमारे यहाँ सुख के बारे में बहुत विस्तार के साथ किन चीजों से सुख मिलेगा, और गीता में भगवान कृष्ण ने इससे भी ऊपर बढ़कर बात कह दी, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः में ऐसा ध्वनित होता है, शायद ये मनुष्यों के सुख की बात है। तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, सर्वभूत हिते रतः। हम ऐसा मार्ग अपनाना चाहते हैं, विकास का ऐसा तौर तरीका अपनाना चाहते हैं जिसमें सबका हित हो। सबका हित का मतलब है मनुष्यों का तो हित हो ही हो, पर भूत प्राणियों का भी हित हो, सब जीव जंतुओं का भी हित हो, सब वन संपदाओं का, सब प्राकृतिक जगत का हित हो। ऐसा होगा तभी तो पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी ना। पर्यावरण का संकट है, तो हमारे यहाँ ऐसा रास्ता तलाशने पर जोर दिया गया है जिसके कारण से सबका हो सके। उसके लिए मैं शब्द प्रयोग करता हूं, समग्र सामाजिक सुख। कैसा सुख चाहिए? समग्र सामाजिक, संपूर्ण समाज को, संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण चराचर जगत को, जड़ चेतन को साथ लेकर उनके हित का रास्ता जिसमें से निकलता हो, वो भारतीय दृष्टि का, विकास का, परम वैभव का मॉडल है। इसका विचार करना पड़ेगा। अब ऐसा कहने के बाद में कुछ 4-5 मुख्य बातें सरल रूप से जो हो गई, तो इसका मतलब है हम विकास के सही रास्ते पर चल रहे हैं। पहली बात है, भारत की दृष्टि से विकास में सबको रोटी। रोटी यहाँ प्रतीकात्मक शब्द है। रोटी का मतलब है देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी। आज तो नहीं है ना, दीनदयाल जी ने अंत्योदय की धारणा दी थी। सबसे गरीब से गरीब आदमी के हिस्से में कुछ आ रहा कि नहीं आ रहा? आज तो नहीं आ रहा। इतने वर्षों की योजना और इतने वर्षों की नीतियों के बावजूद भी आज भी अपने देश में 20-25% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। अर्थात उनको भरपेट भोजन नहीं मिल पाता, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं। जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये नहीं मिल रहा। और केवल ये भारत की स्थिति ऐसा नहीं, समूची दुनिया में किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। दुनिया का कोई देश ये गारंटी नहीं दे सकता कि वो अपने देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी कर पा रहे हैं। तो विकास का रास्ता गलत है ना। तो भारत में विकास का रास्ता हम चुनेंगे, इसमें पहला काम करेंगे, हर एक व्यक्ति की जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी होगी। ये पहली बात कही। दूसरी बात, क्योंकि इस परिवार के कार्यक्रम में शायद विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा की भी व्यवस्था के बारे में भारतीय मनीषियों ने चिंतन किया। शिक्षा के बारे में क्या कहा? सबको संस्कारक्षम समाजोपयोगी शिक्षा के समान अवसर। 2-3 बातें मैंने कही, सरल ढंग से समझाता हूं मैं आपको। एक तो मैंने कहा कि देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक बालक और बालिका का प्रतिभा के विकास की जिम्मेवारी समाज की होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
शिक्षा का समान अवसर का, आज तो समान अवसर नहीं, जिनके माँ बाप की जेब में अच्छा पैसा है वो तो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिल करवा देंगे, और जिसके माँ बाप की जेब में पैसा नहीं है वो अपने बच्चों को या तो दाखिल ही नहीं करवा पाते, और दाखिल करवा दिया तो बीच में से छुड़ाना पड़ता, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा हो रही है ना। तो शिक्षा के समान अवसर नहीं है वर्तमान की व्यवस्था में। और दूसरी बात मैंने इसमें कही, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, संस्कार क्षम होनी चाहिए, अर्थात नैतिक मूल्य, बच्चों में संस्कार आने चाहिए ना। आजकल की तो शिक्षा में संस्कारों की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब थोड़ी बहुत मात्रा में उसके बारे में विचार करना प्रारंभ किया है। आखिर स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा कैसा निकलना चाहिए, नैतिक आचरण की दृष्टि से श्रेष्ठ होना चाहिए। पहले हमारे देश की यही तो विशेषता थी, और इसलिए हमने समूचे संसार को आह्वान किया था, स्वे से चरित्रं शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। हे संपूर्ण पृथ्वी के लोगों, आओ भारत में आओ, भारत में हम तुमको चरित्र की शिक्षा देंगे। तो शिक्षा में मुख्य संस्कार का महत्व है। कोई व्यक्ति महान कब बनता है, बड़ा कब बनता है, श्रेष्ठ कब बनता है, केवल पैसे से नहीं बनता, केवल वेशभूषा से नहीं बनता, चरित्र से बनता है। विवेकानंद के बारे में ऐसी घटना आती है ना, विवेकानंद शिकागो की सड़क पर सैर करने के लिए निकले सुबह सुबह, तो उनके पीछे अमेरिकन नौजवान युवक और युवतियां पीछे पीछे लग गए और भद्दी भद्दी कमेंट करने लगे कि कैसा अनसिविलाइज असभ्य व्यक्ति कहां से आ गया। वो तो चोगा पहने हुए थे, भगवा चोगा लंबा सा पहने हुए थे, सर पर पगड़ी थी, तो कहा इनको कपड़े पहनने की अकल नहीं है, ऐसा खूब वो बोलते रहे विवेकानंद को। विवेकानंद मस्ती में चलते रहे, उनकी बात सुनते रहे, विवेकानंद को अच्छी अंग्रेजी आती थी। फिर थोड़ी देर के बाद में विवेकानंद रुक गए और कहते हैं रुक करके विवेकानंद ने अर्धव्रत कहा, अर्धव्रत किया, जिसको अंग्रेजी में अबाउट टर्न कहते हैं, यानी बच्चों की तरफ घूमे और घूम करके देखा, हट्टा कट्टा शरीर था विवेकानंद का। इन बच्चों को लगा शायद ये अब हमको मारेगा, पर मारा नहीं। विवेकानंद ने इतिहास प्रसिद्ध वाक्य कहा, लिसन, इन योर कंट्री ए टेलर कैन मेक ए मैन ग्रेट, बट इन माई कंट्री फ्रॉम वेयर आई हैव कम इट इज द करेक्टर एंड करेक्टर ओनली विच मेक्स ए मैन ग्रेट। अरे सुनो, तुम्हारे देश में तो दर्जी व्यक्ति को महान और बड़ा बना देता होगा, सूट बूटेड टाई वाई लगा दी, पैंट कोट पहन लिया, पर मेरे देश में जहां से मैं आया हूं केवल और केवल चरित्र है जो व्यक्ति को महान बना। विवेकानंद के इस वाक्य को सुनकर वो सब बच्चे पैरों में पड़ गए और उन्होंने माफी मांगी कि हमसे भूल हो गई, क्षमा करें। तो हमारी शिक्षा में संस्कारों पर जोर होना चाहिए। फिर शिक्षा कैसे होनी चाहिए, समाज के लिए उपयोगी होनी चाहिए ना। हमारे समाज को कैसी शिक्षा चाहिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की क्या समस्या है, हमारे वनवासी क्षेत्र की क्या समस्या है, हमारे शहरी क्षेत्र की क्या समस्या है, नौजवानों की क्या समस्या है, वृद्धों की क्या समस्या है, किसानों की क्या समस्या है, मजदूरों की क्या समस्या है, व्यापारियों की क्या समस्या है। उन समस्याओं का समाधान दे सकने के गुण बताने वाली, सिद्धांत बताने वाली, नीति बताने वाली ऐसी शिक्षा चाहिए ना, तब तो वो समाज के लिए उपयोगी होगी। पर आप भारत का भूगोल न पढ़ा करके उनको केवल विदेशी भूगोल पढ़ा रहे हैं, भारत के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में न बता करके केवल विदेशी संसाधन बता रहे हैं, तो भारत के लिए तो उपयोगी नहीं है ना। इसलिए समाज के लिए उपयोगी शिक्षा चाहिए, इसलिए शिक्षा का पाठ्यक्रम बदलना पड़ेगा, शिक्षा की रचना बदलनी पड़ेगी, शिक्षा के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, शिक्षा की पुस्तकें बदलनी पड़ेगी, शिक्षा देने और लेने के प्रकार बदलने पड़ेंगे। तो इस
भारत के दृष्टि से विकास में दूसरे महत्व की बात है, ये शिक्षा मैंने कहा। और तीसरे महत्व की बात है सबको स्वास्थ्य। अब मैं जब ये सबको स्वास्थ्य बोलते हैं तो कई लोग मुझे कहते हैं साहब ये तो सरकार भी बोल रही है ना, हेल्थ फॉर ऑल, पर सरकार का स्वास्थ्य की कल्पना अधूरी है। हमारे यहाँ 3 प्रकार का स्वास्थ्य बताया है। पहला स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, जिसको अंग्रेजी में फिजिकल हेल्थ कहते हैं। इस पर अपना देश ने भी ध्यान दे रहा है कुछ मात्रा में, और दुनिया के देश भी, यानी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान है। पर दूसरा स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य। अब शिक्षा तो प्राप्त कर रहे हैं, बहुत बार अनेक बच्चे कहते हैं साहब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। अरे क्यों नहीं लग रहा मन? बहुत अच्छे अच्छे शिक्षित व्यक्ति भी डिप्रेशन के शिकार है ना, अवसाद के शिकार है ना, तनाव के शिकार है ना, नींद नहीं आती ये है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोग देखते हैं ना। पढ़ा लिखा अच्छा है, शरीर भी हट्टा कट्टा है, परंतु उसने फांसी के फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली। क्यों? ध्यान में आया मन खराब था, मन नहीं लग रहा था, मन शांत नहीं था, परिवार से जो प्रेम और स्नेह और आत्मीयता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। तो इसलिए हमारे यहाँ जैसा शारीरिक स्वास्थ्य पर जोर दिया, उतना ही ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य पर जोर दिया। और तीसरे स्वास्थ्य की बात केवल और केवल भारत ने की, वो है भावनात्मक स्वास्थ्य। भावना ठीक रहनी चाहिए ना, भावना ही अशुद्ध है तो व्यवहार भी गलत होगा ना। ये जितने बलात्कार के कांड हो रहे, क्यों हो रहे हैं? पहले व्यक्ति के मन की भावना दूषित होती है, उसके कारण से बलात्कार का कांड होता है। ये पर्यावरण को खराब करें, सड़क पर चलते चलते हम प्रदूषण करने वाली थैलियों को फेंक देते हैं, क्यों? भावना गलत है, इसके कारण से हो रही है। इसलिए ज्यादा विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। तीसरे प्रकार का स्वास्थ्य भावनात्मक। इसलिए भारत की दृष्टि से जो विकास की संकल्पना, परम वैभव की कल्पना हम कर रहे हैं, उसमें तीनों प्रकार का स्वास्थ्य ठीक हो, इस पर जोर देंगे। और 2 बातें अपने यहां पर कही। स्वास्थ्य की 2 प्रकार की पद्धति बताई गई। एक निरोधात्मक स्वास्थ्य पद्धति, अर्थात अब बीमार ही ना पड़ो, स्वास्थ्य के उन असूलों का, उन नियमों का, उन तौर तरीकों का पालन करो। और वो क्या है? आहार, विहार और व्यवहार, ये ठीक हो रहना चाहिए ना। आजकल कोरोना काल में तो काफी जोर दे रहे हैं, आहार शुद्ध होना चाहिए ना, बाजार की गंदी सद्दी चीजें मंगाकर नहीं खानी चाहिए ना, घर में माताओं बहनों के हाथ का बना हुआ खाना ही खाना चाहिए, उन्होंने प्रेम से खिलाना चाहिए और खाने वाले ने भी प्रेम से खाना चाहिए। आहार कैसे बनाना, अपने यहाँ तो बहुत विस्तार के साथ शास्त्रों में कहा। आहार बनाते समय परिवार में पहले माताएं बहनें अच्छे अच्छे भजन बोला करती थी, तो भजन का वाइब्रेशन उस भोजन में पहुंच जाता था, गुस्से में नहीं होती थी खाना बनाते हुए। इसलिए माताओं बहनों से मेरी ये प्रार्थना है, खाना बनाते समय आनंद में रहिए। कैसे आपका पकवान है, उससे ज्यादा महत्व का यह है खाना कैसे, किस भाव से बना रहे हैं आप, उसका महत्व है। और खाना बनाने में भी आजकल तो बहुत सारा है, बहुत सारे मिर्च मसाले किसका प्रयोग करना, किसका न प्रयोग करना, हमारे यहाँ बहुत उल्लेख है। भोजन सबका समान नहीं हो सकता, बच्चे का भोजन अलग प्रकार का होगा, जवान का भोजन अलग प्रकार का होगा, वृद्धों का भोजन अलग प्रकार का होगा। प्रातः काल अलग चीज लेंगे, दोपहर को अलग लेंगे, सायंकाल अलग, बहुत विस्तार के साथ है। थाली में जो प्रातः काल हो वही सायंकाल हो, ऐसा नहीं है। और किस चीज का किस चीज के साथ मेल है, माताएं बहनें पुरानी ज्यादा जानती हो। और मेरी भी प्रार्थना भी आप सब लोग से, इस भारत के स्वास्थ्य शास्त्र का अध्ययन करिए। उस प्रकार से अगर हमारे यहाँ भोजन आहार
शुद्ध हो गया, आहार ठीक हो गया, बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे, बीमार ही नहीं होंगे, कुछ परेशानी ही नहीं होगी। ज्यादातर तो गलत आहार के कारण से, गलत प्रकार के आहार से। फिर हमारे यहाँ का आहार लेते समय भी तुम्हारा मन प्रसन्न रहना चाहिए। माता बहनों ने बनाया तो बहुत प्यार से, प्रेम से, पर भोजन करने वाला गृहस्थ व्यक्ति जल्दी जल्दी में भोजन कर रहा, तनाव में भोजन कर रहा, गुस्से में भोजन कर रहा, भोजन लगेगा क्या उसको? भोजन नहीं लगेगा। जो भी भोजन थाली पर आया है वो प्रेम से, स्नेह से, आनंद से। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन का भोजन छोड़ करके वो तो विदुर के यहाँ चले गए, और विदुर की पत्नी तो इतने प्रेम और आनंद में विभोर कर होकर के केले के छिलके भगवान को दे रही थी और केले का गुदा एक तरफ फेंक रही थी, तो भगवान प्रेम से खा रहे थे, क्योंकि दोनों तरफ आनंद था, दोनों तरफ आत्मीयता थी। इसमें से लेना अपने को है, आहार पर ध्यान देना। फिर विहार है। अब विहार तो छूट ही गया है, खासतौर से शहरी इलाके में रहने वाले लोगों का। कोई एक्सरसाइज नहीं होती, प्राणायाम नहीं होता, योग नहीं होता। आजकल कोरोना ने ये थोड़ी बहुत मात्रा में करवाया, तो शरीर स्वस्थ कब रहेगा? शरीर स्वस्थ रहेगा तब जब विहार भी हमारा ठीक रहना चाहिए, व्यवहार भी ठीक रहना चाहिए। इसको हमारे यहाँ निरोधात्मक स्वास्थ्य पद्धति का। फिर भी बीमार पड़ गए तो इलाज पर जाना पड़ेगा, उसको हमारे यहाँ कहा उपचारात्मक स्वास्थ्य पद्धति, क्यूरेटिव हेल्थ सिस्टम। उपचार करवाना, पर उपचार पर आजकल जोर केवल एलोपैथी पर हो गया ना, इसको भी बदलना पड़ेगा। एक समग्र स्वास्थ्य की प्रणाली अपनाना पड़ेगा। एलोपैथी भी अपनाइए, मना नहीं है, पर आयुर्वेद भी अपनाए ना। आयुर्वेद का तो ये देश जननी है ना, यहीं से आयुर्वेद प्रारंभ हुआ ना। प्राकृतिक चिकित्सा को भी अपनाइए, होम्योपैथी को भी अपनाया, प्राणायाम और योग को भी अपनाइए। तो ये चिकित्सा की समग्र पद्धतियां हैं। बीमार पड़ने पर इन सब पद्धतियों को अपना कर करेंगे तो स्वास्थ्य ठीक होगा। ये तीसरी बात। और चौथी बात बड़े महत्व की है, या मेरे को परिवार के जो नौजवान भाई बहन सुन रहे होंगे उनको ज्यादा पसंद आएगी। भारत की कल्पना के विकास में चौथी जिस बात पर जोर है वो है सबको रोजगार। आजकल तो रोजगार नहीं है ना, बेरोजगार है ना, बेरोजगारी का ही संकट है ना, बेरोजगारी बढ़ रही है ना, और भारत में बढ़ रही है ऐसे नहीं, समूची दुनिया के देशों में बढ़ रही है। कारण है विकास का रास्ता ही गलत चुन लिया। कैसा रास्ता चुना? हमको क्या बताया गया है, पश्चिम के लोगों ने ग्रोथ होने दो, ग्रोथ होने दो, उत्पादन होने दो, उत्पादन होने दो, ग्रोथ होगा तो वो अपने आप ही रोजगार बढ़ जाएगा। पर इतने वर्षों का अनुभव कहता है कि केवल ग्रोथ होने से और रोजगार नहीं बढ़ता है ना? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रोथ लेड एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी, ऐसा बोलते हैं। अर्थात विकास आधारित रोजगार की रणनीति पर नहीं हुआ, बल्कि हुआ क्या, ग्रोथ ग्रोथ पर जोर दिया तो जिनके पास साधन था, पैसे वाले थे, वो अधिक अमीर होते गए, गरीब और गरीब होता गया, विषमता बढ़ती गई और बेरोजगारियों की संख्या बढ़ती गई। इसलिए अपने यहाँ दीनदयाल जी ने, गांधी जी ने, ठेंगड़ी जी ने और संघ के अपने सब वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा, क्या कहा, इसको बदलना पड़ेगा। बदल करके क्या करना पड़ेगा, कोई भी निवेश की योजना, उत्पादन की योजना बनाते हैं तो पहले इस पर विचार करो, इसके द्वारा कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले ऐसा उत्पादन का तंत्र बनाओ, तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो ग्रोथ रोथ तो अपने आप हो जाने वाली है ना, विषमता भी नहीं है। इसलिए चौथी बात ये भारत का विकास का संकल्पना सबको रोजगार। और पांचवी बात है सबको सुरक्षा, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की गारंटी। ये पांच बातें जिसके माध्यम से होगी उसको हमने भारतीय कल्पना का विकास का। अब सवाल ये होगा कैसे, उसके लिए सरल भाषा में दो तीन बातें कह करके मैं विषय को पूर्ण करूं। पहला काम करना होता है, जब कभी भी विकास का रास्ता अपनाया जाता है
तो टेक्नोलॉजी का प्रश्न होता है। जैसे अभी हम लोग इस टेक्नोलॉजी पर कुछ सुन रहे हैं ना, पर टेक्नोलॉजी की सीमा है, चलते चलते बंद हो जाती है। हमारे प्रांत कार्यवाह बोल ही नहीं पाए। टेक्नोलॉजी में कब विवाद उत्पन्न हो जाए कुछ कह नहीं सकते, कब क्षरण हो जाए कुछ पता नहीं लगता। और टेक्नोलॉजी का गलत विभाजन कर दिया, एक कहा कुछ हाई टेक्नोलॉजी कुछ लो टेक्नोलॉजी, और हमारे सामने प्रश्न उपस्थित कर दिया तुम हाई लोगे कि लो लोगे, तो हमको क्या बोलना पड़ता है, मजबूरी हाई लेंगे। तो मैं बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में गया, मैंने कहा हाई लो क्या होता है, पुनर्विभाजन करिए, उपयुक्त टेक्नोलॉजी और अनुपयुक्त। जो टेक्नोलॉजी हमारे देश की समस्याओं का समाधान कर सकेगी उसको अपनाएंगे, जो नहीं कर सकेगी नहीं अपनाएंगे। और फिर हमको एक मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। हमारा देश पुराने समय में ऐसा देश नहीं रहा जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर टेक्नोलॉजी नहीं थी तो दिल्ली में एक लौह स्तंभ खड़ा है ना, कभी दिल्ली आना हुआ, कुतुब मीनार के पास में एक स्टील का बड़ा भारी पिलर है, जितना धरती के ऊपर है उतना ही धरती के नीचे है, सैकड़ों सालों से खड़ा है, वो जंग नहीं लगी। आज दुनिया की लेटेस्ट स्टील टेक्नोलॉजी भी ऐसा सिंगल पीस नहीं बना सकती, कोई जोड़ नहीं है उसमें। हमारे यहाँ वर्णन आता है ना, ढाके की मलबल एक अंगूठी में से 20 गज का थान निकल जाता। तो इतना बारीक सूत काटते थे, 2200 2250 काउंट का सूत काटते थे। टेक्नोलॉजी थी तभी तो काटते थे। आजकल तो बढ़िया से बढ़िया टेक्सटाइल मिल भी 500 550 काउंट से ज्यादा का सूत नहीं काट पाती। तो भारत में पुरानी परंपरागत टेक्नोलॉजी का वर्तमान ज्ञान विज्ञान के आधार पर उसका थोड़ा नवीन संस्करण करना पड़ेगा, उसको युगानुकूल बनाना पड़ेगा। पर ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। हमारी हाँ, दुनिया के टेक्नोलॉजी लेंगे हम, पर उसको देशानुकूल बना कर लेंगे। हमारे देश के लिए जैसी आवश्यक होगी, जितनी मात्रा में आवश्यक होगी, उसमें जो परिवर्तन संशोधन करना पड़ा वो करके देंगे। ये महत्व की बात है। दूसरे महत्व की बात है, हमारा अर्थतंत्र आर्थिक व्यवस्था कैसे रहनी चाहिए। तो 3 बातें हैं, स्वदेशी, स्वावलंबी, विकेंद्रित अर्थतंत्र। स्वदेशी, हम अपने देश का उत्पादन अपने देश के साधनों से अपने देश के लोगों से करें, और ज्यादातर अपने देश में बनी हुई चीजों का ही प्रयोग करें। स्वदेशी तो स्वावलंबन अपने आप आ जाएगा ना। और विकेंद्रित, बड़े बड़े शहरों में केवल बड़े बड़े उद्योगों के केंद्र बना दे और गांव उजड़ गए, छोटे कस्बे उजड़ गए, तो ये विकेंद्रित थोड़ा ही चला। तो इस विकेंद्रित अर्थतंत्र, और 2 बातें कहता हूं, उपभोग शैली और जीवन शैली बदलना पड़ेगा। मैंने अभी कहा ना, पश्चिम के इस विकास के कारण से भोगवादी जीवन, ज्यादा से ज्यादा उपभोग करो, ज्यादा उपभोक्तावाद बढ़ गया। हमारे यहाँ क्या कहा गया, हमको उपभोग शैली और जीवन शैली कैसे अपनानी, सीमित, संयमित, सदाचारी उपभोग शैली और जीवन शैली। अर्थात जरूरत पड़ने पर ही चीजों का उपभोग करो ना। आपके पास बहुत सारे कपड़े, आप बाजार में गए, आप और एक नया कपड़ा खरीद लाए, क्यों लाए, कभी विचार आया क्या हमारे? खासतौर से माताओं बहनों को मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत घरों में जाता हूँ, पूछा बहन जी कहाँ गई है, बाजार गई है, देखा दोनों थैले लेकर आ रही है, नई नई साड़ी। मैंने कहा साड़ी नहीं थी, हाँ थी, पर उस दुकानदार ने एक लेटेस्ट डिजाइन बता दी और हमने खरीद लिया। हमने कभी विचार नहीं किया कि अगर हमने आवश्यकता से अधिक सामान खरीदा तो हमने किसी न किसी का हक छीन लिया। आज भी हमारे देश में वनवासी क्षेत्र में ऐसी माताएं बहनें हैं ना, जिनके पास में एक भी साड़ी नहीं। तो इसलिए इसको सीमित उपभोग करना, सदाचारी उपभोग करना, अर्थात उपभोग करते समय हम पड़ोस का भी ख्याल करें, गरीब लोगों का भी ख्याल करें, अभावग्रस्त लोगों का भी ख्याल करें। हमारे यहाँ तो कहा गया, जो अकेला उपभोग करता है वो पापी होता है। ऋग्वेद में आ गया है, केवलागो भवती केवलादि, ऐसा ऋग्वेद का एक सूत्र। जो केवल अपने लिए भोजन करता है वो पापी है। बांट कर करना ना। हमारे यहाँ 2 प्रकार का भोजन
अच्छा बताया गया, अमृत और विगत। अमृत माने यज्ञ करने के बाद, हवन करने के बाद जो शेष बच जाए, यज्ञ प्रसाद मान करके उसका ग्रहण करना। और विगत यानी सब लोगों को भोजन कराने के बाद में, परिवार के बुजुर्गों को, परिवार की महिलाओं, गर्भिणी महिलाओं को पहले, परिवार में कोई अतिथि आ गया तो उसको, और जो पशु वगैरह, आजकल तो श्राद्ध के दिन चल रहे हैं ना, श्राद्ध में हम निकालते समय क्या ये कौवे का हिस्सा है, ये कुत्ते का हिस्सा है, ये गाय का हिस्सा है, ये क्या संकेत है? संकेत ये है हम अकेला भोजन नहीं करेंगे, बांट कर भोजन करेंगे। इसका बहुत विस्तार से वर्णन अपने यहाँ पर है। इससे हमको उपभोग शैली और जीवन शैली सादा भी रखना और सबके लिए रखना, केवल अपने लिए नहीं। अपने लिए ही भोग करने वाला व्यक्ति कुल मिलाकर समाज जीवन में से चोरी करता है। श्रीमद् भागवत में आया है, यावत बृहेत जठरम तावती स्वत्तम देहिनाम अधिकम यो अभिमन्ये सस्तेनो दंडम अर्हति। इसका अर्थ है, जितना आपके लिए चाहिए, जितने में से जठराग्नि अपना पेट की भूख शांत हो जाए, उतने पर ही आपका अधिकार है। उससे अधिक आप संग्रह करके रखते हो तो श्रीमद् भागवत में महर्षि वेदव्यास ने कहा वो तो स्तेन है, चोर है, दंड का भागी है। कुल मिलाकर ये संकेत करना चाहते थे, भोजन आहार बांट करके करना। और अंत में एक बात कहकर के मैं अपना पूर्ण करता हूं, कुल मिलाकर वितरण की समानता कैसे आएगी। खासतौर से हमारे कम्युनिस्ट मित्र हमको कहते हैं, आपके शास्त्रों में न्यायपूर्ण वितरण की कोई बात नहीं। हमारे यहाँ है ना, ईशोपनिषद का पहला श्लोक ही है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृह कस्य। ये जो कुछ भी संसार में पदार्थ है वो किसके? परमात्मा के, ईश्वर के। नदी में जल हम लेकर आए थे क्या? वनों में पेड़ पौधे हम लेकर आए थे क्या? पर्वतों पर पत्थर हम लेकर आए थे क्या? धरती के भीतर अनेक तरह के जो संसाधन मिलते हम लेकर आए थे क्या? किसके? परमात्मा के। तो इन सबको परमात्मा का मान करके ट्रस्टी के भाव से हम इनका उपयोग करें। और किस भाव से उपयोग करें, एक सरल उदाहरण से 2 मिनट में समझा करके मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। मान लीजिए आप किसी दिन बाजार से बर्फी खाने की इच्छा हुई, बर्फी का डिब्बा 1 किलो का लेकर आए। रास्ते में कोई मित्र मिल गया, क्या लाए हो? आपके मन का पहली प्रतिक्रिया होगी कि इसको अभी मिलना था क्या? उन्होंने नहीं, जरा थोड़ा मूड खराब था तो मूड ठीक करने के लिए 1 किलो बर्फी लेकर आया। वो कहे मुझे दो, तो आपकी देने की इच्छा होगी क्या? नहीं होगी। फिर भी जिगरी है तो एक आध टुकड़ा फेंक करके घर जाओगे, अकेला उपभोग करोगे। तो अकेला उपभोग कर रहे हैं ना, वही बर्फी आप भगवान के मंदिर में चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, वही मित्र मिला, क्या लाए हो? आपका जवाब होगा भगवान का प्रसाद। बदल गया ना, आपने अपनी बर्फी नहीं कही, भगवान का प्रसाद मंदिर में जाकर चढ़ाएंगे। पंडित जी उसमें से भगवान का को शेर निकाल, अपना शेर निकाल करके आपको दे देंगे, तो प्रसाद दे दिया ना आपको। प्रसाद का उपभोग किसी ने अकेले नहीं किया, हमेशा बांट कर करता है। जिसको मिल गया, जितना मिल गया उससे संतुष्ट है, देने वाला भी प्रसन्न, पाने वाला भी संतुष्ट। इसको हमारे यहाँ वितरणात्मक न्याय है। हमारे यहाँ ध्यान, दक्षिणा, परंपराएं, इस श्राद्ध के दिनों में इसको बुलाना, इसको देना, अमावस में इसको देना, ये सब क्या है? समाज अपनी संपत्तियों को, अपनी सामग्रियों को बांटने के लिए रास्ता तलाशता है। तो ऐसा कुल मिला करके हमको अपना विकास का रास्ता तलाशना चाहिए, पश्चिम के विकास के रास्ते से बाहर आना चाहिए, तभी अपने देश का भी मंगल होगा और दुनिया के मंगल के लिए भी हम रास्ता दिखा सकेंगे। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। Please do remember to subscribe our channel and hit the bell icon so that you never miss any of our videos.